नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अलगाववादी संगठन JKLF पर लगाया बैन। आतंकवाद निरोधी कानून के तहत कार्रवाई। कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक में फैसला। पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में नहीं शामिल होगा भारत। दिल्ली में पाक उच्चायोग में आयोजन के बहिष्कार का फैसला। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को बुलाने पर भारत ने जताया ऐतराज। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड का करीबी सज्जाद खान दिल्ली से गिरफ्तार। 29 मार्च तक NIA की कस्टडी में जैश का आतंकी। कश्मीर के बारामूला, बांदीपुरा और शोपियां में मुठभेड़ में 7 आतंकी ढेर। बिहार में महागठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों को लेकर समझौता। RJD को 20, कांग्रेस को 9, RLSP को 5 सीटें। जीतन राम मांझी को गया से और नवादा से विभा देवी को टिकट। और पिछले 17 महीनों में 76,48,000 लोगों को मिला रोजगार। जनवरी में मिली करीब 9 लाख नौकरियां। EPFO का पेरोल डेटा जारी। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 80,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य से 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा विनिवेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF को आतंक विरोधी कानून के तहत बैन कर दिया है। केंद्र का ये फैसला अलगाववादियों पर बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। अलगाववादी नेता यासिन मलिक JKLF के प्रमुख हैं। JKLF पर आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप लगता रहा है। यासिन मलिक इस समय गिरफ्तार हैं और जेल में बंद हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट राज्य का दूसरा संगठन है जिसे बैन किया गया है। इससे पहले जमाते इस्लामी को जम्मू कश्मीर में बैन किया गया था। JKLF Yasin faction as an unlawful association under the Section 3(1) of the Unlawful Activities Prevention Act 1967. This is in accordance with the policy of zero tolerance against terrorism, which is being followed by the central government. Government is committed to relentlessly pursuing the policy of curbing the activities of secessionist organizations which are a threat to unity and integrity of the country. The National Investigation Agency and Enforcement Directorate are taking strong action against these organizations. और आइए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे। मेरे सहयोगी पंचानन मिश्रा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंचानन, सबसे पहले सरकार के इस फैसले पर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बैन किया गया है JKLF को, उसका क्या असर होगा और किन बातों के साथ ये फैसला लिया गया है? देखिए, सरकार की बिल्कुल साफ नीति है। जैसा कि अभी गृह सचिव को आप सुन रही थी, आज शाम को जो कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक हुई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अशांति फैलाने की कोशिश अलगाववादी गुट और कुछ आतंकी संगठनों को भी समर्थन कर रहे हैं, उन पर बैन किया जाना चाहिए। तो ये दूसरा संगठन है। जमाते इस्लामी पर अभी बैन हुआ था, अभी इसी मार्च के महीने की बात है। और दूसरा संगठन ये JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो यासीन गुट है, इस पर बैन लगाने का एक बहुत ही साफ संदेश है कि सरकार की जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और कई बार ऐसा होता है कि सुरक्षा बल जब कार्रवाई को अंजाम दे रहे होते हैं तो वहां अलगाववादियों की ओर से और स्थानीय लोगों की ओर से उसमें बाधा पहुंचाई जाती है और कहीं ना कहीं वित्तीय सहायता और साथ ही लॉजिस्टिक्स भी मुहैया कराया जाता है। ये संगठन ऐसे थे जो अभी लगातार काम कर रहे थे। इन संगठनों का एक इतिहास भी ऐसा रहा है जिसमें NIA की जांच भी हुई,
उन जांच में इसकी बात की पुष्टि भी हुई। तो सरकार ने बिल्कुल साफ नीति के साथ इनको बैन किया है और ये बहुत ही सहायक होगा सरकार के मुताबिक कि आतंकवाद को जो प्रश्रय दिया जाता है परोक्ष या अपरोक्ष रूप दोनों से, उससे निपटने में। और एक और बड़ी बात यह है कि जेकेएलएफ का जो अभी मुखिया था यासीन मलिक, जो कि भी जेल में बंद है, इनका पुराना इतिहास रहा है कि श्रीनगर में जब 4 एयरफोर्स के जो कर्मी थे उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद आपको याद होगा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो हुआ करते थे मुख्यमंत्री, उनकी बेटी का अपहरण हुआ था, उसमें भी इनका हाथ था। तो ये इनको कहीं ना कहीं प्रश्रय मिलता रहा, जिनको फाइनली कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने इन संगठनों को बैन किया है। और संदेश साफ देने की कोशिश है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। और लगातार जैसा कि सिचुएशन अभी चल रही है कश्मीर में, कई ऑपरेशन चल रहे हैं और आतंकवादियों को लगातार मारा भी जा रहा है और सुरक्षा बलों को भी नुकसान हो रहा है। उस संदर्भ में ऐसे संगठनों पर जो लगाम लगाई गई है, ये निश्चित तौर पर सरकार की कड़ी कार्रवाई और कड़ी स्पष्ट नीति को दिखाता है। चलिए पंचानन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। और इधर प्रवर्तन निदेशालय ने भी अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसा है। ईडी ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी पर 14.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि शाह के पास 10,000 अमेरिकी डॉलर की अवैध विदेशी मुद्रा थी। खबर के अनुसार विदेशी मुद्रा रखकर गिलानी ने फेमा अधिनियम का उल्लंघन किया है। विदेशी मुद्रा जब्त कर ली गई है और जानकारी के मुताबिक ईडी यासीन मलिक पर भी जुर्माना लगाने जा रहा है। मलिक पर भी अवैध विदेशी मुद्रा रखने का आरोप है और उसकी भी जब्ती की जाएगी। मलिक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी है। दिल्ली पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी सज्जाद खान को गिरफ्तार कर लिया है। सज्जाद की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने गुरुवार रात की। आतंकी सज्जाद खान पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मुदस्सिर अहमद का करीबी था। मुदस्सिर को भारतीय सुरक्षा बलों ने पिछले महीने मार गिराया था और पुलिस ने सज्जाद को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पकड़े गए आतंकी को 29 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में पिछले 24 घंटों में 7 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। बीती रात बारामूला जिले में कालंतरा कांडी करीरी इलाके में शुरू हुई आतंकरोधी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। इस कार्रवाई में 5 सैन्यकर्मी घायल हुए हैं जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं बांदीपोरा जिले के हाजिन इलाके के मीर मोहल्ला में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 लश्कर आतंकियों को मार गिराया। इसमें लश्कर कमांडर अली भाई शामिल है। वहीं शोपियां में मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में 2 से 3 आतंकियों के घेरे जाने की खबर है और माना जा रहा है कि यहां एक रिहायशी मकान में 2-3 आतंकवादी छुपे हुए हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त में पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस आयोजन में किसी प्रतिनिधि को ना भेजने का फैसला किया है। यह फैसला इस बात के पता लगने पर लिया गया कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को भी न्योता दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। 23 मार्च को मनाए जाने वाले पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर होने वाले इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। और बुलेटिन में अब खबरें लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में महागठबंधन की सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया है। बिहार की 40 सीटों में से 20 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, 9 सीटों पर कांग्रेस, 5 सीटों पर रालोसपा और 3 पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा वीआईपी को 3 सीटें और राजद कोटे से 1 सीट सीपीआई माले को मिली है। महागठबंधन ने पहले चरण की सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। गया से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी चुनाव मैदान में हैं। नवादा में आरजेडी की ओर से विभा देवी को टिकट दिया गया है, जबकि जमुई लोकसभा सीट से आरएलएसपी के भूदेव चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया गया है और औरंगाबाद से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के ही उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद को टिकट दिया गया है। सीटवार इस प्रकार है: राष्ट्रीय जनता दल 20,
कांग्रेस 9 इस आशय के साथ भी कि राज्यसभा की पहली सीट बिहार कांग्रेस की किसी नेता को जाएगी। रालोसपा 5, हम 3, वीआईपी 3 और माले को 1 सीट राजद कोटे से। गया हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा प्रथम चरण का मैं दोहरा रहा हूं, श्री जीतन राम मांझी जी। नवादा राष्ट्रीय जनता दल श्रीमती विभा देवी। जमुई रालोसपा श्री भूदेव चौधरी। औरंगाबाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा श्री उपेंद्र प्रसाद। विधानसभा के उपचुनाव में दलगत स्थिति, नवादा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा धीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना। डेहरी राष्ट्रीय जनता दल मोहम्मद फिरोज हुसैन। और इधर लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और पहली सूची के तहत यूपी के 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ यूपी में मिलकर बनाए गए गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को 38 सीटें मिली हैं, जिनमें से 11 सीटों पर मायावती ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजियाबाद सीट पर बसपा के पूर्व विधायक सुरेश बंसल को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए इस सीट से सपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पहले गाजियाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार शर्मा उर्फ मुन्नी शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया था। दूसरी ओर शिवसेना ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इस लिस्ट में दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि शिरडी लोकसभा सीट से सदाशिव लोखंडे को टिकट दिया गया है। शिवसेना भाजपा की उम्मीदवारों की जो सूची है जारी कर दी गई है। 23 जगह शिवसेना लड़ रही है, उसमें से 21 उम्मीदवारों की सूची आज जाहिर हो चुकी है। 2 उम्मीदवार अभी हम घोषित करना बाकी है, एक पालघर और सातारा। ये दोनों नामों की घोषणा 2 दिनों में हो सकता है, रविवार को ये जाहिर हो जाएंगे। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर पार्टी में आने का फैसला लिया है। ऑब्वियसली मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्रभावित होकर और उनके विजन से बहुत प्रभावित होकर आई एम जॉइनिंग दिस पार्टी एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस बिकॉज आई हैव डन व्हाटएवर आई कुड इन क्रिकेट एंड दिस इज अ फैबुलस प्लेटफॉर्म फॉर मी टू डू समथिंग रियली गुड फॉर दिस कंट्री एंड टेक दिस पार्टी फॉरवर्ड एंड मेक दिस कंट्री अ मच बेटर प्लेस टू लिव। सो आई एम श्योर, जैसे सर ने मुझे बोला, विद सर्स ब्लेसिंग एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू माय बेस्ट। कांग्रेस ने भी आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 45 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से जारी सूची के मुताबिक पार्टी ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम लोकसभा क्षेत्र से रमना कुमारी पेद्दा, विजयवाड़ा से एन नरसिंह राव और नांदयाल से लक्ष्मी नरसिंह यादव को टिकट दिया है। पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की ये 7वीं सूची जारी की है। इससे पहले कांग्रेस कुल 149 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में 11 अप्रैल को मतदान होना है। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 11 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर दिया है। इसमें पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को निजामाबाद से फिर से टिकट दिया गया है। वो इसी सीट से सांसद हैं। सूची में अन्य उम्मीदवारों में बी विनोद कुमार करीमनगर से, बी वेंकटेश नेतकानी पेद्दापल्ली से और जी नागेश आदिलाबाद, बीबी पाटिल जहीराबाद, के प्रभाकर रेड्डी मेडक से इनके नाम शामिल हैं। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। इन सभी सीटों पर 11 अप्रैल को होने वाले पहले चरण में मतदान होगा।
लोकसभा चुनाव 2019 करीब है, पर नेताओं की दल बदली लगातार जारी है। बीजू जनता दल के राज्यसभा सदस्य प्रशांत नंदा के पुत्र ऋषभ नंदा भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक रणबीर गंगवा भी भाजपा में शामिल हुए। ऋषभ नंदा भुवनेश्वर के पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा के मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और उधर हरियाणा में नलवा से INLD के विधायक रणबीर गंगवा कल बीजेपी में शामिल हुए थे। गंगवा को पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में भाजपा में शामिल किया गया था। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर बैठक हो रही है और संभावना है कि बैठक में उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी जहां अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। इससे पहले बीजेपी ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने 185 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का भी नाम शामिल था। पुलवामा हमले और पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई को लेकर ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और गांधी परिवार के करीबी सैम पित्रोदा के बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शर्मनाक बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की तरफ से उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार और निर्देशक सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान नेशनल डे का शुभारंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस देश की सेनाओं पर सवाल खड़ा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजघराने के वफादार ने मान लिया है कि कांग्रेस आतंकी ताकतों को जवाब नहीं देना चाहती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये न्यू इंडिया है और हम आतंकवाद को उसी भाषा में जवाब देंगे जो उसे समझ में आती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव को भी उनके बयान पर घेरते हुए कहा कि विपक्ष आतंकवाद का समर्थन करने और सशस्त्र बलों से सवाल करने का आदी हो गया है। रामगोपाल यादव का बयान उन सब की बेइज्जती है जिन्होंने कश्मीर को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यह हमारे शहीदों के परिवारों का अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल बार बार सेना की बेइज्जती करते हैं। उन्होंने अपील की है कि देशवासियों को इन लोगों से उनके बयान पर सवाल पूछना चाहिए। उन्हें बता दें कि 130 करोड़ लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। पूरा भारत हमारी सेना के साथ है और जनता माफ नहीं करेगी। वित्त मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली ने भी सैम पित्रोदा के बयान की आलोचना की है। जहां से आतंक आरंभ होता है, अपनी रक्षा करने के लिए हम वहां उसको डिस्ट्रॉय करने जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक भी यही थी और एयर स्ट्राइक्स भी यही थी। दुनिया का एक देश ऐसा नहीं है कि जिसने इसकी निंदा की हो। हमारे दोनों ऑपरेशन सफल हुए। टेररिस्टों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारा एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस का पर्सनल, आर्मी का सर्जिकल स्ट्राइक में या एयरफोर्स का एयर स्ट्राइक में सैक्रिफाइस नहीं हुआ। हमने सिर्फ टेररिज्म पे अटैक फोकस किया और सफल होकर वापस आए और पूरी दुनिया ने हमारा समर्थन किया। अब आज का यह बयान श्री सैम पित्रोदा का यह दिखलाता है कि उनका मानना यह है कि यह गलत किया हमने। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर बीते 5 सालों में लोगों को अपनी सरकार की उपलब्धि गिनवाई। वहीं विपक्ष और यूपीए पर जमकर निशाना भी साधा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आदतन प्रतिकूल बातें करने वालों के 3 मुद्दों भगवा आतंकवाद, गोधरा कांड और नीरव मोदी मामले में पर शुरू किए गए फर्जी अभियान एक ही दिन में
धाराशायी हो गए। समझौता एक्सप्रेस धमाका मामले में विशेष अदालत ने बुधवार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की भगवा आतंकवाद की सोच को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ गोधरा कांड में अदालत ने एक और व्यक्ति को दोषी ठहराया है। इसके अलावा भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के मामले में लंदन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जिससे उसे जेल भेज दिया। ये तीनों घटनाक्रम एक ही दिन में सामने आए हैं। अरुण जेटली ने 3 झूठे अभियान एक ही दिन में हुए धाराशायी शीर्षक से अपने ब्लॉग में कहा है कि सच और झूठ में एक बुनियादी फर्क यही होता है कि सच सबको साथ रखता है, जबकि झूठ अलग थलग पड़ जाता है। आदतन प्रतिकूल बातें करने वालों के हर झूठे अभियान की कुछ समय बाद आखिर सच्चाई सामने आ ही जाती है। चुनाव जनादेश हो या फिर न्यायिक प्रक्रिया, ये अंतिम फैसला सुनाते हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के तय लक्ष्य को पार कर लिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर बताया कि मौजूदा वर्ष में अब तक विनिवेश से 85,000 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं, जो लक्ष्य से 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। सरकार ने CPSE ETF की 5वीं किश्त से 9,500 करोड़ और REC PFC सौदे से 14,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अगले वित्त वर्ष के लिए विनिवेश का लक्ष्य 90,000 करोड़ रुपए तय किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने रोजगार को लेकर ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं और इसके मुताबिक फॉर्मल सेक्टर में जनवरी 2019 में 8,96,000 लोगों को रोजगार मिला है, जो पिछले साल जनवरी के मुकाबले 131% ज्यादा है। वहीं पिछले 17 महीनों में 76,48,000 लोगों को नौकरियां मिली हैं। ये आंकड़े सितंबर 2017 से जनवरी 2019 के बीच के हैं। EPFO अप्रैल 2018 से हर महीने ये आंकड़े जारी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा कि भारत में पिछले 5 साल के दौरान कई अहम सुधार किए गए हैं। हालांकि उसने कहा कि अभी और सुधार किए जाने की ज़रूरत है। IMF के निदेशक संचार गैरी राइस ने कहा कि भारत पिछले 5 साल के दौरान करीब 7% की सालाना औसत आर्थिक वृद्धि दर से सबसे तेजी से वृद्धि करती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं और हमें लगता है कि भारत को तेज वृद्धि बनाए रखने के लिए उपलब्ध जनसांख्यिकीय लाभांश के अवसरों को भुनाने समेत कुछ दूसरे सुधार करने होंगे। राइस ने कहा कि अगले महीने विश्व बैंक के साथ IMF की होने वाली बैठक से पहले वैश्विक आर्थिक परिदृश्य सर्वेक्षण जारी होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सर्वेक्षण में विस्तार से जानकारी दी जाएगी और ये भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के नेतृत्व में पहला सर्वेक्षण होगा। गोपीनाथ को पिछले साल IMF ने मुख्य अर्थशास्त्री बनाया था। बिहार के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि बिहार वीरों और महापुरुषों की धरती है। उनकी कामना है कि प्रगति के पथ पर बढ़ता प्रदेश विकास के रोज नए मानदंड तय करता रहे। आज ही के दिन 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन कर अलग बिहार राज्य का गठन किया गया था। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान सुविधाएं, वित्तीय सहायता मुहैया कराने की सलाह दी है। उन्होंने प्राचीन भारतीय परंपराओं, चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, योग, भारतीय कला, नृत्य और पाक कला पर युवाओं के लेख और शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए उचित मंच मुहैया कराने की जरूरत बताई। History, culture, heritage, they need to be preserved because that gives you inspiration, self-confidence, Atma Gaurav. That's what is missing in our public life to some extent. This is our weakness, this is because of colonial rule. We must come out of that mindset. Yes, there has to be discussion, there has to be debate. You must have argument and counter-argument. He says Mahabharata is having evidence. Let us discuss whether there is evidence or not. Is it a myth or not? You must be tolerant to the other opinion.
आज विश्व जल दिवस है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर कहा कि हमारी प्राचीन परंपराओं में नदियों और जल स्रोतों को दिव्यता प्रदान की गई है। उन्होंने नदियों और जल स्रोतों को शहरी और औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त रखने की अपील की। विश्व जल दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति ने जल का संरक्षण करने, पानी की बर्बादी रोकने, जल स्रोतों को निर्मल और स्वच्छ रखने, उन्हें पुनर्जीवित करने के साथ ही भूजल स्रोतों के लिए संवर्धन के लिए वर्षा जल का संचय और संरक्षण करने पर भी जोर दिया। यूरोपीय संघ के नेता ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के समझौते से संबंधित अनुच्छेद 50 की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ और समय देने पर सहमत हो गए हैं। अब ब्रेक्जिट यानी ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की समय सीमा 29 मार्च से आगे बढ़ जाएगी। What the decision today underlines is the importance of the House of Commons passing a Brexit deal next week so that we can bring an end to the uncertainty and leave in a smooth and orderly manner. Tomorrow morning I will be returning to the UK and working hard to build support for getting the deal through. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।